सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके बीच नए वीडियो के साथ और एक टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में एक नए पेपर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं, जो कि आपका फिजिक्स का पेपर होगा, जो कि 3 तारीख को जो हमने पेपर दिया था उसमें मैथ और बायोलॉजी उसको सॉल्व किया हूं। आज का जो पेपर है 6 जनवरी को जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और उसमें मैं आपको सॉल्व करूँगा कि उसमें किस प्रकार से आपके जो पेपर जो आपके पिछले कई साल में जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लेकर के आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए, और आप लोग जो है पेन और कॉपी निकाल लीजिए और अपनी क्या है पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और अब इसके बाद जो भी पेपर सॉल्व होगा उसमें मैं लाइव आऊँगा और लाइव के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। उसमें क्या है सब कुछ आपको बताऊँगा। तो आप लोग इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा वो आपका लाइव में आएगा। और प्रदीप क्लासेस पे आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है, तो न्यूमेरिकल सेशन में आप लोग लाइव जुड़ करके आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आप वहां जुड़ें, और या फिर रिकॉर्डिंग वीडियो आपका पहुंचा हुआ है तो आप जा करके उसको देख करके पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हम आज हमारा जो है 6 जनवरी 2024 को जो आपका पेपर हुआ यहाँ पे टेस्ट सीरीज के रूप में ऑफलाइन में बैच में, वही चीज़ आपको ऑनलाइन देने जा रहा हूँ। तो आप सभी छात्र से यही कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को देखें, सॉल्व करें, क्योंकि यह जो पेपर है पूरी तरह ऑथेंटिक है और यहाँ से बगल कहीं भी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं अपने पेपर पे इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि आप 90+ इससे आप % अपना उठा सकते हैं। यानी अगर 70 का पूर्णांक है तो 60 नंबर तो आराम से यहाँ से आप ला सकते हैं पूरी तरह से। तो आप 60 नंबर लाने के लिए पूरी तरह से आप इसे जुड़ें और एक अच्छा मार्क ला करके अपना नाम रोशन करें। चलिए हम लोग देखते हैं। और 6/1/2024 तो आगे चलते। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने ये पेपर है, ये आपके सामने पेपर है। और पेपर जो है देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज प्रदीप क्लासेस। मैंने पहले कई बार बताया है कि मेरा कोचिंग का नाम है और इसी के नाम से एक आपका चैनल भी है। तो सभी को दिखाई दे रहा है ना? चलिए, सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो फिर इसमें चला जाए और देख सकते हैं आप लोग 70 का पूर्णांक होता है। हमारे यहाँ पेपर 2.5 घंटे का होगा 2023-24 जब पेपर है इस प्रकार से। और इसको खंड आ, बा, सा और दा और या में क्या है बांटा गया है। आपके जो क्वेश्चन इसमें हैं, इसमें देखा जाए तो आपका यहाँ जो है आपके जो खंड आ दिया होगा इसमें कम्प्लीटली आपके 6 क्वेश्चन आपके ऑप्शन हैं। बा में आपके करीब आपके क्या है 3 और 4 2 6 क्वेश्चन बा में हैं जो कि 1 नंबर वाले हैं। खंड या में आपके 4 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के रहेंगे। और खंड दा में आपके 4 और 5 मिला करके आपके कंप्लीट जो है 10 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे। और खंड जो आपका या है इसमें 6 7 8 9 यानी 4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें और इसको आप जुड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में है, मैं इसको बता देना चाहता हूं कि वह क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, डेरिवेशन है। तो आप लोग प्रदीप क्लासेस चैनल पे जा करके आप पूरी तरह से उसको एकेडमिक जो क्लास हमें पूरी तरह फिजिक्स समाप्त कर दिया हूँ पढ़ा करके, तो आप उससे जुड़ करके पूरी तरह से आप उसको लाभ ले सकते हैं। तो चले हम लोग चलते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग अपने विकल्प की ओर। खंड आ जो आपका क्वेश्चन है, हम विकल्प की ओर चल रहे हैं। और विकल्प में आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें आपका यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया वैद्युतशीलता। तो आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा ना, मैं जूम किया हूँ, सबको दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, चलते हैं। ठंडी बहुत काफ़ी है तो आप लोग अपनी बचाव रखें ठंडी के महीने में, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो आप बैठ जाएंगे। इसलिए क्या है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छी तरह से घर पे रहें, ज़्यादा घूमने का प्रयास ना करें इधर उधर। तो चलिए देखें, पहले आप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है वैद्युतशीलता। क्या दिया है? वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम है। और चौथा ऑप्शन न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कि F इज इक्वल होता है कूलाम के नियम से
1/4πε0 क्या होता है, Q/r² होता है। यही तो होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है Q1 × Q2 रहेगा, Q1 × Q2 रहेगा, याद रखिएगा। Q1 × Q2 कितना होगा, r² हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ε0 का अगर मान निकालेंगे आप तो F चलाएगा नीचे, तो क्या होगा बताइए, Q1 × Q2 अपान कितना होगा 4πF × कितना होगा r²। चूँकि 4π क्या है, नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर Q है तो Q × Q मतलब कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं F बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होगा, और यहाँ r² दिया है, r मतलब दूरी होती है, तो उसके बीच की जो मात्रक होता है मीटर होगा, यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आपका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप देखिए ऑप्शन कौन सही है, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन जो आपका विकल्प का पहला जो है उसका ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी वैद्युतशीलता, निर्वात और वायु की जो वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले Q कूलाम Q पर लगने वाला बल। अब यहाँ पर देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई आवेशित कण जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर क्या लगता है, एक बल कार्य करता है, और उस बल को एक नाम दिया गया, उसका नाम होता है लॉरेंज बल। क्या होता है बताइए, लॉरेंज बल होता है, लॉरेंज बल होता है। और लॉरेंज बल का जो मान होता है F = होता है QBV। बताओ क्या होता है, F = कितना होता है, QBV होता है। यानी विकल्प 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, तीसरा सही होगा। खा का क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत B वेग से चलने वाले Q कूलाम पर आप लगने वाले बल का क्या मान निकालना है, तो F = कितना हो जाएगा, QBV हो जाएगा, QBV हो जाएगा। Q मतलब यहाँ आवेश की बात है, V मतलब उसका वेलोसिटी है, और जो कैपिटल B दिया गया है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका AC करंट से लिया गया है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V = 100 sin 100t वोल्ट तथा I = दिया गया 100 sin 100t + π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में शक्ति का मान निकालना। शक्ति का मतलब हुआ इसमें शक्ति निकालनी, P का वैल्यू फाइंड करना है। तो P की वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं पूरी तरह से। हालांकि इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2.5 वाट आएगा। कितना आएगा, 2.5 इसका वाट आएगा। P = क्या होता है, यहाँ पर BI होता है, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, V = होता है V0 sin ωt, I = I0 sin ωt प्लस क्या होगा, फाई होगा। तो कलांतर यहाँ देखा जाए π/3, उससे क्या है, विभवांतर से धारावान का मान अधिक है। तो यहाँ से इसका मान अगर परिपथ में शक्ति निकालेंगे आप तो ऐसी कंडीशन में कितना आएगा, 2.5 वाट आएगा, 2.5 वाट आएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पर, तो आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो घ नंबर दिया गया है, A कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। A कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया, अपवर्तनांक का मतलब दिया है स्मॉल n की वैल्यू दी गई, स्मॉल n की वैल्यू √2 दिया गया है। तथा न्यूनतम विचलन कोण ΔM का मान, यानी ΔM का मान कितना दिया है, ΔM = दिया है कितना, 90 माइनस कितना हो जाएगा, ऐसे ही डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ये पर हम इसको लिख दे रहे हैं, ये किसका मान बताओ, ΔM का मान है, चूँकि प्रिज्म से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण 90 - A है, तो A का मान क्या हो जाएगा, A का मान कितना होगा। तो आप डायरेक्टली किसी पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है ΔM = कितना होता है, n-1 × क्या होगा, A होता है, n-1 × कितना, A का मान निकालना हमको है। ΔM की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 90 माइनस कितना होगा, A हो जाएगा,
n माइनस एन की वैल्यू कितनी √2 दिया गया है, -1 हो जाएगा इंटू ए। ठीक है, या तो ऐसा निकालिए या तो आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। आप इसको आप इस प्रकार लगाइए क्योंकि एंगल निकालना है ना। देख सकते हैं n इज इक्वल होता है कितना, साइन हो जाएगा a प्लस डेल्टा m अपान क्या होता है 2 अपान हो जाएगा साइन कितना होगा a/2 हो जाएगा, साइन कितना होगा a/2 हो जाएगा। n की जो वैल्यू है √2 दिया गया है, √2 है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, डेल्टा m का मान रखना है, तो 90 माइनस a हो जाएगा। तो 90 माइनस a अगर रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन हो जाएगा क्या a प्लस कितना बताइए, यहाँ होगा a प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा m का मान 90 माइनस a रखेंगे आप, अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपान हो जाएगा, साइन हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन कितना होगा a/2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं a/2 से a/2 क्या, a और a कैंसिल हो गया तो 90/2 हो जाएगा, यानी क्या ले सकते हैं √2 इज इक्वल हो जाएगा, साइन हो जाएगा कितना 90/2 हो जाएगा, अपान हो जाएगा साइन a/2 हो जाएगा। तो a/2 मतलब 90/2 का मतलब 45 डिग्री हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, अपान कितना होगा साइन a/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, साइन a/2 का अगर मान निकालेंगे आप, साइन a/2 का अगर मान निकालेंगे आप तो ये चला जाएगा नहीं, तो √2 का मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन कितने डिग्री की 1/2 होती है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 1/2 का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा a/2 बराबर कितना होगा, a/2 इज इक्वल 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 30 दुराई कितना होगा 60 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, थर्ड सही होगा। ठीक है, यानी जो विकल्प आपका दिया गया है तीसरा आपका विकल्प सही होगा, क्वेश्चन नंबर घ का। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर घ का तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप लगा लीजिएगा, इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन है। ठीक है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से क्या है, गतिमान है। चलिए देखिए, निम्नलिखित एक कोई कण है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से क्या है, गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन होगा। इसमें क्या होगा, अल्फा होगा। कौन होगा बताइए जरा, अल्फा कण होगा। तो आपको ट्रिक क्या लगाना है, चौथे पे लगा देना है, यानी अल्फा कण जो होगा ये न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला क्या कण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आगे चलते हैं, एन टाइप अर्धचालक जो होता है वे वैद्युत चालन का कारण होता है। वैद्युत एन टाइप में वैद्युत चालन कौन होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन होगा, ऋणावेशी। इसको मैं पूरी तरह से पढ़ाया हूँ, और चालक आप जाकर के प्रदीप क्लासेस चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो आवेश वाहक होता है बहुसंख्यक के रूप में एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इस प्रकार से देखें तो विकल्प आपका जो 6 विकल्प था ये खत्म हुआ। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और ये देखिएगा विकल्प आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए विकल्प, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, विकल्प का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया, चलिए ये देखिए इसको लीजिएगा, गा और घा का ये हो गया, और फिर आप यहाँ से चा और छा का ले सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपके विकल्प हो गए। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आपका खंड बा आ गया। खंड बा देखिए, खंड बा में क्या करना है, कह रहा है पहला क्वेश्चन है विकल्प है, कह रहा है हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.0303 AMU है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी। अब आप सुनिए बात को, यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है। AMU दिया है, AMU का जो फुल फॉर्म होता है एटम मास यूनिट होता है, परमाणु द्रव्यमान इसे कहते हैं, इकाई कहते हैं। तो यहाँ अगर मान निकालना चाहते हैं तो इसकी द्रव्यमान क्षति डेल्टा E का मान कितना दे रहा है, 0.0303 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ, इसका द्रव्यमान क्षति हो गई। कारा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए सॉरी यहाँ डेल्टा M होगा, डेल्टा M 0.0303 हो जाएगा, ये डेल्टा M होगा इसका मान।
अब आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल्टा ई का मान, डेल्टा ई इज इक्वल होता है आइंस्टीन के नियम से mc² होता है। क्या बताओ? mc² होता है। और जब यह AMU में दिया होता है तो यहाँ पर प्रकाश की चाल नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं? 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे। तो क्या डेल्टा ई इज इक्वल हो जाएगा कितना? इसका ई एम की वैल्यू 0.0303 हो जाएगा। और इंटू जब आपका AMU में दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में 1 MU बराबर कितना होता है? 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसके स्थान पर 900 क्या लिखेंगे आप? 31 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा वही क्या होगा? इसका ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले का आपका कंप्लीट हुआ, पहला आपका क्या कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व हुआ क्या ये वाला? नहीं, ये सॉल्व नहीं हुआ। 6 तारीख को पेपर हुआ था और ये सॉल्व अभी नहीं हुआ है। 3 तक पेपर सॉल्व होकर गया है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर खा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खा रहा है हाइड्रोजन के वर्ड में हाइड्रोजन के वर्ड क्रम के। अब यह हाइड्रो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन उठाया गया है और हाइड्रो स्पेक्ट्रम में आपको पता होना चाहिए, इसमें बामर से लाइमन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, पासन श्रेणी, मतलब ये जो होते हैं इसमें 5 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें जो लाइमन श्रेणी होता है, लाइमन श्रेणी में जो है वो पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है, जबकि बामर श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होता है और ब्रैकेट पासन जो फुंड होता है वो अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। यहाँ पूछा गया हाइड्रोजन के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है? पराबैंगनी में कौन प्राप्त होता है बताइए? लाइमन श्रेणी। क्या होता है बताइए? लाइमन श्रेणी पाई जाएगी, लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। और लाइमन श्रेणी के लिए आपको क्या करना है? यहाँ लिख देना है ऐसे, और कुछ करना ही नहीं है। अगर बहुत आपको बहुत और आप एक्स्ट्रा लिखना है तो इसका आप तरंग दैर्ध्य भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो बस खाली इतना ही आप लिख देंगे, 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस याद रखिएगा, हाइड्रोजन के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन की क्या करना है? परिभाषा लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आइए देखिएगा, तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, चूंकि हालांकि परिभाषा ही आपको बता रहा है कि मैं क्या हूं, तो किसी भी पृष्ठ से क्या होता है कि वह न्यूनतम प्रकाशीय ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होता है? आवश्यक होती है। ठीक है, यानी वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। तो इसको आप क्या करें? नोट कर ले। पिछले भी हम पेपर में या फिर कई बार इसको दे चुके हैं, 1-2 बार। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। और यह आपका पेपर में 19, 20 और 22 में क्या है पूछा गया है, 23 में आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर गा जो है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते कह रहा है यदि किसी न्यूमेरिकल है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर वाले भुजा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश, ठीक है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक रहेगा, यहाँ पर याद रखिएगा, किसी फलक दिया गया है तो फलक लिखिएगा यहाँ पर, फलक केंद्र पर जब रखा गया है तो किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की, मतलब वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो इसमें आपको गॉस का प्रमेय लगाना पड़ेगा। गॉस का प्रमेय क्या होता है? फाई इज इक्वल होता है क्यू अपान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। चूंकि घन में 6 फलक होते हैं तो इसमें 6 से क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी दी गई? 1 कूलाम दिया गया है और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, चूंकि यहाँ पर क्या दिया है 8 सेंटीमीटर भुजा है तो भुजा से हमको कुछ लेना देना नहीं है। केवल क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा केवल आपको कि 8 सेंटीमीटर भुजा यूज कहाँ करें हम, कहीं नहीं यूज करना। बस केवल आपको क्या निकालना है? घन के फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो ऐसी कंडीशन में फाइव इक्वल होगा, ये क्यू अपान क्या है? 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 माने 6 फलक होता है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 10 टू पावर कितना होगा? -12 हो जाएगा। इसी को क्या करना है? आपको हल कर देना है, आपका जो है वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है,
तो इतना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। और 4 नंबर ये भी आपका देखा जाए तो ये क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, कह रहा है ये 10 माइक्रोफैरड दिया गया है, यानी संधारित्र से क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। 10 माइक्रोफैरड संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 200 वोल्ट तक कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले हमको विभवांतर ज्ञात करना। 100 वोल्ट से कितना क्या, 200 वोल्ट क्या रहा है, तो डेल्टा V का मान निकालेंगे तो 200 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 100 इज इक्वल कितना होगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। ये 100 वोल्ट इसका विभवांतर हो गया। माइक्रोफैरड क्या इसकी संधारित्र है, तो C इज इक्वल कितना होगा, C इज इक्वल हो जाएगा कितना है, 10 माइक्रोफैरड है ना। तो 10 माइक्रोफैरड को हम किसमें बदलेंगे, फैरड बदलेंगे। तो 10⁻6 से गुणा कर देंगे, 10 कितना होगा, -6 फैरड हो जाएगा। कितना होगा, -6 फैरड होगा। या इसी को 10⁵ फैरड लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है आपसे, तो U इज इक्वल कितना होगा, ½ CV² होगा, ½ CV² हो जाएगा। और इसी पे क्या करना है, आपको मान निकाल देना। C की वैल्यू दी गई है कितना, 10⁻⁵ दिया गया, फैरड दिया, और V की वैल्यू 100 वोल्ट दिया, 100 का स्क्वायर कर देंगे, जो भी आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मान रख करके तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जितने लोग जो है अभी बाहर हैं या फिर कहीं भी हैं, तो उसको शेयर करें वीडियो को, जिससे क्या जोड़ करके इस पे सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, चले आगे चले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो ये आपको आसान समझ में आपको आ गया होगा। तो इतने क्वेश्चन आप लगा लें, इसके बाद में हम बात करते हैं 1 नंबर वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, कारा प्रतिचुंबकीय तथा अनचुंबकीय पदार्थों में अंतर ज्ञात कीजिए। प्रतिचुंबकीय तथा अनचुंबकीय पदार्थों में क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रतिचुंबकीय लिखा हुआ है, तो प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बताओ, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का तात्पर्य क्या है जरा बताइए, कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मामूली सा प्रतिकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होना प्रारंभ हो जाता है। जबकि अनचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय ध्रुवों के समीप ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होना प्रारंभ हो जाएगा। बस यही अंतर इसमें होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जैसे आपका जिंक आ जाएगा, जबकि अनचुंबकीय पदार्थ में जिंक 2 पॉजिटिव अगर देखा है तो ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जबकि कॉपर देखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो बताओ क्या है, ये अनचुंबकीय पदार्थ। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, अनचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, अनचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, चलें, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, खंड 7 आते हैं। तो आपके 6 क्वेश्चन ये भी हो गए, 6 और 6 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अभी पास नहीं हुए, अभी केवल 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, खंड 7 अगर सॉल्व कर लिए तो हम लोग क्या है 8 नंबर और सॉल्व कर ले जाएंगे, तो 12 8 20 हो जाएगा, फिर भी पास नहीं होंगे। हमको 23 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप पेपर में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बोर्ड में, तो इतना आसानी से आप 23 नंबर नहीं पाने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको 70 नंबर की पूर्णांक में 23 नंबर मिनिमम आपको पाना जरूरी है। अगर उससे कम मिलेगा तो आप प्रैक्टिकल में भले ही 30 नंबर पाए हैं, लेकिन आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने नंबर को पहले बढ़ाइए, पहले पास होइए, उसके बाद में फिर आप परसेंट बनाइए अपना। ठीक है, परसेंट देके नकल करने से नहीं बनता है। परसेंट अगर बनाना है, आपको एक अच्छा मार्क लाना है, तो खुद पढ़ना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कह दीजिए हम नकल करके पास हो जाएंगे, तो नकल करके केवल उतना ही पास होंगे जितना आपको बस केवल चाहिए आवश्यकता है। इसके बाद जीवन भर नकल ही करते रहेंगे तो कब तक नकल करेंगे आप। नकल करते 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 पता क्या चला, सारी डिग्री आपको प्राप्त हो गई, अंत में पता क्या चला कि आपको कुछ आता ही नहीं है। इसलिए अपने अंदर भी कुछ क्वालिटी रखें, किसी के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने का जो है आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें और बात करते हैं खंड 7 को लेकर के। अगला क्वेश्चन जो है खंड 7 में बात अगर करते हैं प्रश्न नंबर 3 को लेकर के। देखो प्रश्न नंबर 3 में आपका 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 क्वेश्चन सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम सबके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये फैराडे का नियम भी आप जानते हैं, फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, ये फैराडे के नियम इसमें क्या है,
जब किसी क्या है किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसके जब फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करते हैं हम, तो उस फ्लक्स में परिवर्तन करने से उसमें क्या होती है, एक नई धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें एक नया विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तथा क्या होता है, उसे प्रेरित धारा कहते हैं। मतलब जो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उसमें जो उत्पन्न धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। लेकिन उसमें क्या है, जब यह घटना तब तक होती रहती है जब तक हम फ्लक्स में लगातार क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये लगातार अगर फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें एक नई धारा जिसे हम प्रेरित धारा कहेंगे और नया विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो मुख्य धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि क्या होता है, जब तक हम फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद करेंगे तुरंत यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। और माइकल फैराडे का कहीं ना कहीं प्रथम नियम भी होता है, ठीक है, किसी भी कुंडली में उत्पन्न जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, जो क्या है, जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है उसके फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। फैराडे का प्रथम नियम यही तो है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, स्मॉल जो ई होता है वो डेल्टा फाई बी बाई कितना होता है, डेल्टा फाई बी बाई कितना, डेल्टा टी होता है माइनस में। यानी क्या होता है, किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें उपस्थित फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। तो इसको लिखना नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहा है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना दिया है, 80 दिया गया। स्वप्रेरण गुणांक को हम किससे लिखते हैं, इस कैपिटल एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। कितना दिया, 80 दिया गया, हेनरी, यानी मिली हेनरी दिया गया है। तो मिली हेनरी को जब हेनरी में बदलेंगे तो क्या 80 को 10 पावर कितना होगा, -3 हो जाएगा। यानी यहाँ से 2 शून्य 1 शून्य क्या है काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8 इंटू हो जाएगा 10 टू पावर कितना होगा, -2 हेनरी हो जाएगा। ये एल का मान हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, इस कुंडली में, यहाँ ठस लिखा है, यहाँ लिख दिया, इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़ करके 5 एम्पियर हो जाएगी। यानी क्या करना, धारा 0 से बढ़कर कितना लाना है, 5 एम्पियर हो जाएगी। विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया, 400 वोल्ट दिया। तो ई का मान दिया गया है 400 वोल्ट दिया गया है, 400 वोल्ट दिया गया है। और कह रहा है कि जो धारा होती है, धारा इसमें I1 का मान कितना दिया है, 0 दिया गया है। और I2 का मान कितना दिया बताइए, 5 एम्पियर दिया गया। कितना दिया, 5 एम्पियर दिया गया। तो पहले डेल्टा I का मान निकालेंगे। तो डेल्टा I बराबर क्या होगा, 5 - 0 बराबर कितना होगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। कितना होगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। हमको किसका मान निकालना, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना कितने समय में निकलेगा, कितने समय में निकलेगा। तो आपको एक फार्मूला लिखवाया गया होगा, एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाया गया होगा। अगर नहीं लिखे हैं तो आप जाकर प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ आपको मिलेगा। तो ये फार्मूला होता है, E इज इक्वल होता है L अपान, सॉरी ये नहीं होता है, बता रहा हूँ। L इज इक्वल होता है -E अपान होता है डेल्टा I अपान डेल्टा टी होता है। क्या डेल्टा I अपान कितना होता है, डेल्टा टी होता है। और हमको यहाँ समय ज्ञात करना, तो समय ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, डेल्टा I बाई डेल्टा टी का अगर मान निकालते हैं आप तो E बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल L हो जाएगा। E बाई कितना, कैपिटल L हो जाएगा। हमको समय का मान निकालना है तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो डेल्टा I इंटू कितना होगा, E अपान कितना होगा बताइए, डेल्टा I इंटू क्या होगा बताओ, L अपान कितना होगा, E हो जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व कर लिया। डेल्टा टी बराबर कितना होगा, डेल्टा I का मान दिया है 5 एम्पियर दिया गया है। DL का मान कितना दिया, L का मान दिया गया है 8 इंटू 10 टू पावर -2 दिया गया है। और E का मान जो दिया गया वो 400 वोल्ट दिया गया है। क्या दिया, 400 वोल्ट दिया। 8 पंचे कितना होगा, 8 पंचे 40 होता है, नहीं 50 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी का अगर मान निकालते हैं आप तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 दहियम कितना होगा, 50 हो जाएगा। नहीं कितना, 1/10 हो गया। 1/10 गुणे 10 टू पावर कितना होगा,
-3 हो जाएगा, इसको -2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो एक शून्य इस पे और बढ़ेगा तो 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। 10 कितना -3 सेकंड हो गया। और 10⁻³ सेकंडों को हम लिख सकते हैं 1 मिली सेकंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 मिली सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 मिली सेकंड आएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को देखें और पेपर को जो सॉल्व हो रहा है उसको देखते रहें, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहें, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो स्टडी 100 एक ऐसा चैनल है जहां पर परीक्षा क्या है, टेस्ट सीरीज का महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में आप जरूर डुबकी लगाएं। जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ही आपका बेड़ा पार होगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया? इसका आएगा 1 मिली एम्पियर आएगा। 1 मिली एम्पियर 1 मिली सेकंड आएगा। 10⁻³ सेकंड दे रहा तो 1 मिली सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समस्या होगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको फिर से एक बार इसको रिवीजन कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सब कुछ आपके लिए बेकार है। यहाँ देखिए कह रहा है ए प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म से क्वेश्चन दिया गया है, ए प्रिज्म का कोण है या ए प्रिज्म वाले कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है कोसेक a/2 दिया गया है। अपवर्तनांक मतलब n का मान दिया, किसका मान दिया बताइए? n का मान दिया है। कोसेक a/2 न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना, यानी क्या डेल्टा m का मान ज्ञात करना। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, यानी डेल्टा m का मान ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है यानी इक्वल क्या होता है जरा बताइएगा। साइन होता है कितना? a प्लस होता है डेल्टा m अपान कितना होता है? साइन a/2 होता है, सॉरी इसका बाई 2 होगा, अपान क्या होगा? साइन a/2 हो जाएगा, ठीक है, साइन a/2 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। या बराबर लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी दी गई है? कोसेक दिया गया है, कोसेक a/2 दिया गया। कोसेक कितना दिया है? a/2 n का इसका अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। इज इक्वल कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा कितना? a प्लस डेल्टा m बाई कितना होगा? 2 हो जाएगा, अपान कितना होगा? साइन a/2 हो जाएगा, ठीक है, साइन a/2 हो जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। कोसेक का फार्मूला होता है, कोसेक बराबर क्या होता है? 1/sin होता है। कोसेक इज इक्वल क्या होता है बताओ? 1/sin होता है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, साइन a/2 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? कोसेक को लिखेंगे तो 1 कितना होगा? साइन a/2 हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा, साइन हो जाएगा कितना? a प्लस डेल्टा m बाई कितना होगा? 2 हो जाएगा, अपान हो जाएगा साइन a/2 हो जाएगा। अब देखिए साइन a/2 सेम है, दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? साइन हो जाएगा क्या बताओ? a प्लस डेल्टा m बाई 2, यही तो बचेगा केवल। इज इक्वल क्या? इधर 1 है तो 1 क्या डिग्री का मान होता है? साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है। साइन साइन कट जाएगा आपका, साइन साइन कटेगा ना, साइन साइन कट जाएगा। चलो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, साइन साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस क्या? डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा जरा बताइएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 दुना कितना होता है? 180 होता है। तो a प्लस कितना? डेल्टा m बराबर कितना होगा बताओ? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है ए प्रिज्म वाले कोण का मान निकालना है, तो क्या करेंगे आप? डेल्टा m को न्यूनतम विचलन कोण निकालना है ना, तो डेल्टा m का मान निकालेंगे। तो डेल्टा m बराबर कितना होगा? 180 माइनस कितना होगा? a हो जाएगा। यही क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा? यही आंसर हो जाएगा। और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के लिए है, तो आप इसको आप नोट कर लें। और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, इसको आप नोट कर लें। चलिए हो गया, कंप्लीट हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में अगर आ रहा है तो पूरी तरह से देखिए। अब कमेंट नहीं करते हैं लोग, देखने के लिए तो बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन क्या है लाइक तक नहीं करते हैं चैनल को। तो एक काम करें, चैनल को या वीडियो को लाइक करते रहे अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर हम लोग और सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका खा भी खत्म हुआ। वो गा और घा देख लेते हैं हम लोग, गा और घा देखते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए आगे चले तो बात हो रही है आपका गा वाला जो क्वेश्चन है वो वैद्युत विभव से दिया गया। किससे दिया गया? वैद्युत विभव से दिया गया है। कह रहा है वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो एकांक धनावेश को
एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। तो कह रहा विभव प्रवणता, यानी विभव प्रवणता का मतलब होता है डेल्टा बी अपन कितना होता है? डेल्टा एक्स, यानी क्या? विभव परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन। समय के साथ विभव परिवर्तन तथा दूरी परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या? ई में क्या निकाला? संबंध ज्ञात करना। तो ई बराबर होता है माइनस डेल्टा बी अपन कितना होता है? डेल्टा टी होता है। इसी को क्या करना? सॉल्व करना। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो संबंध ज्ञात करना, तो संबंध आपका यही होता है, 2 नंबर का होता है। तो एक काम करें आप, 1 नंबर का परिभाषा हो गया और 1 नंबर का संबंध हो गया, यही आपको 2 नंबर का लिखना था। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने क्रम में बात करते हैं युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। ये कई बार पेपर में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये चीजें। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है युग्म उत्पादन युग्म विनाश। तो इसको आप याद रखिए, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया नाभिकीय ऊर्जा से लिया गया, नाभिकीय ऊर्जा से लिया गया है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे बताते हैं युग्म उत्पादन युग्म विनाश क्या होता है। ठीक है, चलिए नोट करें इसको। आइए देखिएगा, तो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश क्या है? जब गामा फोटान जो होता है, जब गामा फोटान किसी पदार्थ पर गिरती है तो ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। एक गामा फोटान क्या होती है? जो गामा फोटान है ये एच न्यू, ये क्या होती है? जब विखंडित होती है तो एक पॉजिट्रॉन और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन और क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? ये विखंडित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यो है युग्म उत्पादन कहते हैं। लेकिन जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में संयुग्मित होकर के अपने आप को क्या समाप्त कर लेते हैं और 2 नए गामा फोटान की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश कहते हैं। युग्म विनाश मतलब क्या है? युग्म उत्पादन का जस्ट क्या है? अपोजिट है। गामा फोटान क्या होता है? टूट करके एक पॉजिट्रॉन और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रूप धारण कर लेता है, तो यह जो होता है युग्म उत्पादन कहलाता है। लेकिन जब गामा फोटान और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपस में संयुग्मित होकर के अपने आप को विनाश करके क्या कर लेते हैं? पुनः फिर क्या करते हैं? गामा फोटान के 2 अणु निकालते हैं। गामा फोटान के ना 2 अणु निकालेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश कहते हैं। तो ठीक है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आपका ये 2 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। इसका चित्र भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में जो भी आप नोट्स भी अगर हमारे पेपर से बनाए हैं तो उससे आप देख सकते हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो आप प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाइएगा, तो वहाँ नाभिकीय ऊर्जा पढ़ाया गया है। नाभिकीय ऊर्जा आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो वहाँ आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें तो आपका प्रश्न नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। तो 8 नंबर हम लोग और कर चुके हैं, तो 12 और 8 कितना हुआ? 20 नंबर का हम लोग पेपर सॉल्व कर लिए। अब अभी हमको 3 नंबर और सॉल्व करना है। याद रखिएगा, हम लोग को 23 नंबर पाना है। अभी 23 नंबर पाएंगे तो फिर पास हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग प्रश्न बनाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चले और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, देखिए ध्यान से। अगला जो वीडियो आपको आएगा वो लाइव रहेगा, याद रखिएगा, लाइव सेशन चलेगा। लाइव सेशन में कुछ आपको जुड़ करके पूरी तरह से लाभ लेना है। तो खंड दा, एक बार बता दे रहा हूं, खंड जो दा है ये प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 है। कुल मिला के इसमें 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। कितना है? प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें तो 10 और 3 कितना? 30 हो जाएगा। यानी अगर यही हम अकेले कर लें तब भी हम क्या है? पूरी तरह पास हो सकते हैं। इसलिए कमांड आपको रखना है। मेन आपका 5 नंबर और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस पर कमांड आपका अगर आ गया तो निश्चित है आपको प्रैक्टिकल को लेकर के मान के चलिए आप 80 से 85 नंबर फिजिक्स में आराम से पा सकते हैं। लेकिन अगर इस पर कमांड नहीं है तो 1 नंबर 2 नंबर और ऑप्शन कर लेने से आप कह दीजिए पास हो जाएंगे, तो वही 20 नंबर अभी तक हुआ ना, हम लोग 20 ही पा सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो आपको कमांड रखना है वो 3 नंबर वाले प्रश्न पर और क्या है 5 नंबर प्रश्न आपको रखना रहेगा। ठीक है, तो 3 नंबर 30 और 5 नंबर 20, 50 नंबर वैसे हो गया। और अगर 30 नंबर प्रैक्टिकल में पा गए तो 80 नंबर आप लोगों का इसमें फिजिक्स में हो गया। ऑप्शन तो आपका कुछ ना कुछ सही होगा। तो खंडदा में आते हैं, कहते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया गॉस का प्रमेय। अब यहाँ पर दिया गया है गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस का प्रमेय क्या है आपको पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला इनका? फाई इज इक्वल होता है क्या? क्यू अपान कितना होता है? अपसरण नॉट होता है। क्यू अपान कितना होता है? अपसरण नॉट होता है। ठीक है ना।
तो ये आपको बता दे रहा हूँ, गॉस का प्रमेय क्या है, फाई इज इक्वल होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इन्होंने बताया है किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी परिपथ से परिबद्ध जो गुजरने वाला संपूर्ण जो किसी भी बंद परिपथ से गुजरने वाला संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें परिबद्ध कुल आवेश जो Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि गॉस का प्रमेय है। इनकी सहायता से आवेशित अचालक गोले के भीतर बिंदु पर भीतरी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी मैंने गॉस के प्रमेय में सॉल्व करवाया। हालांकि देखो, एक है हमारा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया गया चीज़ है, उसको आप देख सकते जा करके। नहीं समझ में आ रहा वहाँ पर तो मैराथन क्लास आप लोगों को दिया गया है गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग, वहाँ जाकर सॉल्व करेंगे। तो ये आपको इस प्रकार से एक हो गया गोलीय कोष हो गया, ये गोलीय कोष हो गया। इस पर समान रूप से क्या होता है, आवेश होता है, और इसके जस्ट बाहर भी एक पॉइंट होगा, उस पर भी आपको देखना। तो बाहरी बिंदु और आंतरिक बिंदु दोनों पर आपको देखना है। तो बाहरी बिंदु आंतरिक बिंदु पे क्या होता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो E इज इक्वल आंतरिक बिंदु पे क्या होता है, इसका मान 0 होता है, अंदर के बिंदु पे इसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ दिया गया है किसी बिंदु पर सॉल्व करना है, तो आप इसको जा करके प्रदीप क्लासेस चैनल देखिएगा, तो वहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देखिएगा, आप मैराथन क्लास जाइएगा, तो मैराथन क्लास में आपका दूसरा जो मैराथन क्लास है गॉस का प्रमेय था वैद्युत फ्लक्स लिखा होगा, वहाँ से आप जा करके इसको सर्च कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं इसको। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अगर व्यंजक प्राप्त करना है आपको, तो ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मैं देख ले रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आइए देखिए, इसको हम देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम चलते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको बता दे रहा हूँ, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। देखो यहाँ पर क्या है, तो दो विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं और दोनों स्टैंडों पर क्या होती है, दो प्लेटें लगी होती हैं। दो प्लेटें लगी होंगी दोनों स्टैंडों पर। इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से देखा जाए, ठीक है। और इसमें जो है दोनों स्टैंडों पर लगी हैं, और एक जो स्टैंड इस पर जो है इस पर देखा जाए तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा एक में, दूसरे में क्या नेगेटिव होगा। कैसे होगा, प्रेरण द्वारा, मतलब दूसरे प्लेट में जो नेगेटिव चार्ज प्राप्त हो रहा है वो प्रेरण द्वारा प्राप्त हो रहा है, और इनके जस्ट बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, डी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए धारा इसमें क्या, यहाँ से यहाँ तक इस क्षेत्र में चल रही है, मतलब यहाँ से प्लस की ओर जा रही है, ठीक है, प्लस की ओर जा रही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आपका दिया इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, इस प्रकार से फिगर, इसके बीच की गैपिंग कितना डी है, और यहाँ से देखा जाए धारा क्या इनपुट कर रही है, और यहाँ से देखा तो इसको क्या है, अर्थ से जोड़ दिया जाता है, इसको क्या अर्थ से जोड़ दिया जाता है। तो ये आपको निकालना, एक्स और वाई दो प्लेटें होंगी जो दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर क्या है, खड़ी हैं। और जब पहले प्लेट में क्या है, किसी स्रोत से जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रेरण द्वारा जो होता है दूसरे प्लेट में ऑटोमेटिक धारा क्या प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। प्लेट का जो दूसरे प्लेट का जो बाहरी क्षेत्र है, उसको जो है बाहरी जो पृष्ठ है उसको पृथ्वी से क्या अटैच कर दिया गया, जिसके कारण बाहरी पृष्ठ पर कोई विभव नहीं होगा, वहाँ विभव कैसा होगा, शून्य होगा। इस तरह से देखा जाए तो आपको निकालना है, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि प्लेटों के बीच जो होगा पृष्ठ घनत्व, क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच पृष्ठ घनत्व, प्लेटों का पृष्ठ घनत्व लिख सकते हैं। और पृष्ठ घनत्व जो होता है सरफेस डेंसिटी की अगर बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी होता है सिग्मा इज इक्वल होता है Q अपान A होता है। क्या होता है, Q अपान A होता है। चूँकि आप जानते हैं प्लेटों के बीच गॉस के प्रमेय जाएंगे तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के बीच क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की बात करें हम, तो वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, E इज इक्वल होता है कितना, सिग्मा अपान कितना होगा, एप्सिलॉन होता है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, सिग्मा का मान यहाँ पे मान रखें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान तो क्या होगा, Q अपान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितने की, एप्सिलॉन नॉट कितनी होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। इसी को क्या मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर ऐसे फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए चूँकि निर्वात और वायु है, तो निर्वात और वायु के लिए यहाँ क्या है, K लिख दीजिएगा, ठीक, क्या K हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि लिख सकते हैं निर्वात और वायु के लिए K का मान आप जानते हैं एक ही होता है, लेकिन उसको भी बाद में लिखा जाएगा।
ये देखिए क्या लिखेंगे, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी d है, कितनी है बताओ, d है तथा विभवांतर कितना, विभवांतर कितना बताइए, विभवांतर जो दिया गया है वो कितना है, v है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पर E इज इक्वल कितना होता है, b/d होता है, E इज इक्वल कितना होता है, b/d होता है। या यहाँ से b का मान निकालेंगे तो v इज इक्वल कितना होगा, ed हो जाएगा, v इज इक्वल कितना होगा, ed। तो v इज इक्वल क्या होगा, e की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, q अपान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। v इज इक्वल कितना होगा, q अपान कितना हो जाएगा बताइए जरा, k एप्सिलॉन नॉट a इंटू कितना होगा, d हो जाएगा। ये इसका हुआ निकला। क्योंकि हमको निकालना क्या है, दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच धारिता ज्ञात करनी। तो याद मान लीजिए प्लेटों के बीच की धारिता, यदि प्लेटों के बीच की धारिता कितनी दी गई, c दिया गया है। धारिता कितना बताइए, c है। तब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, c बराबर कितना होता है, q/b होता है। कितना होता है, c बराबर कितना होता है, q/b हो जाएगा। या b का मान गई, b का मान हम निकालेंगे, b का मान निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, q/c हो जाएगा। कितना होगा, q/c हो जाएगा। उठा के वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे जरा बताइएगा, इसको रखेंगे कहाँ, b के स्थान पर रखेंगे तो कितना होगा बताइए, q/c इज इक्वल क्या हो जाएगा, q अपान qd अपान कितना हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट इंटू a हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। q से q क्या कट जाएगा, अगर c को हम पलटेंगे तो ये पलट जाएगा, c इज इक्वल कितना हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट कितना a बाई क्या होगा, d हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला सॉल्व हुआ और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इस प्रकार से देखा जाए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और यह आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। पेपर में आपके पूछा गया है, कब का पूछा गया है, 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23, मतलब पिछली बार भी आपका पेपर में क्वेश्चन आया था, किसी सेट में पूछा गया होगा। तो लगातार पूछने के कारण ये पूरी तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए आप जो है इसको लगे रहें और इसको पूरी तरह सॉल्व कर ले। इसमें एक और होता है, जब प्लेटों के बीच में क्या आंशिक रूप से क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, आंशिक रूप से क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो इसलिए दोनों को आप क्या करें, तैयार रखें। इस चैप्टर से दोनों का ही कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट रखें, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आप सॉल्व कीजिए, समझ में आ गया होगा इसको। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। इसमें यह देखिए जाए तो समांतर संधारित्र की धारिता हो गई। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल जो आपका गा नंबर है, प्रश्न नंबर 4 का जो गा पॉइंट है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी दी गई, आर इज इक्वल कितना दिया, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धारावाही वृत्ताकार पाथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता, मतलब इतना दिया गया है, V की वैल्यू दी गई इतनी टेस्ला है। इसके केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर उस पाथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, यानी त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन 5 सेंटीमीटर दूर क्या करना है, आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। 5 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं हम लोग। तो आइए देख लेते हैं हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धारावाही वृत्ताकार पाथ है। तो त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसे हम r मान लेते हैं। और फिर कह रहा है केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता है इतना दिया गया है, यानी 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला मात्रक भी होता है। तो इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप फिगर सॉल्व किए होंगे बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। इससे केंद्र से क्या है 5 सेंटीमीटर दूर, 5 अक्ष पर क्या करना, आपको निमान निकालना है। यानी x की वैल्यू जो दी गई है कितनी दी, x बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बिंदु पर पाथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना, मान ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं सभी का लगभग जो है के CGS पद्धति में सभी दिए गए हैं, इसे चेंज करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर r हो गया, x का वैल्यू हो गया, B की वैल्यू दे दी गई है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, हमको क्या करना है, केंद्र के लिए दे दिया गया है, हमको 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर ज्ञात करना। तो अक्ष के लिए देखिए ध्यान से। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोई भी
त्रिज्या वृत्ताकार लूप है, इसका त्रिज्या कितनी दी, आर इज इक्वल दिया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। और बी का भी जो वैल्यू दिया गया है केंद्र के लिए कितना दिया है, बी नॉट मान लीजिए उसे, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर कितना दिया है 0.5। क्वेश्चन जरा देख लें हम क्या है, क्वेश्चन जो है आपका 0.5 10 टू पावर -4 टेस्ला है, 10 टू पावर कितना -4 टेस्ला है, -4 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। तो कह रहा है x इज इक्वल 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको क्या करना, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो केंद्र के लिए पहले चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं। केंद्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान देखें तो क्या होगा, केंद्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की अगर वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा जरा बताइएगा। b इज इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, b नॉट इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई कितना होता है 2r होता है, म्यू नॉट आई बाई कितना होता है 2r होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए, या इसका समीकरण नंबर 1 ले लेंगे हम, और किसी अक्ष की बात करें अगर अक्ष पर निकालना हो तो b मान लीजिए दिया गया है, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, इसका म्यू नॉट आई स्क्वायर होता है, क्या होता है म्यू नॉट आई स्क्वायर होता है ना, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर होता है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपान होता है 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई होता है 2 इंटू होता है आर स्क्वायर प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होता है। ये किसी अक्ष के लिए होता है। तो इसी पर आपको सॉल्व करना है। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हमको मान किसका ज्ञात करना है, इसी बी का मान ज्ञात करना। ठीक, इसका मान निकालना, बी का मान निकाले से लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, भाग दे दें, समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे आप। तो क्या करेंगे, v हो जाएगा, b अपान कितना होगा, v नॉट हो जाएगा, b अपान v नॉट इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू कितना होगा आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा। या एक काम करें, इसको इस प्रकार से लिख दें। ठीक है, इस प्रकार लिखें कि म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा और अपान हो जाएगा 2 कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 हो जाएगा। ये तो इसका b की वैल्यू हुई। इसकी देखा जाए तो म्यू नॉट आई बाई कितना होगा बताइए 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। यहाँ अगर देखा जाए तो म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई क्या पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखा 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। r चला जाएगा ऊपर, तो r क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्या बनेगा r क्यूब बन जाएगा। तो ये चल जाएगा, तो क्या होगा जरा देखिएगा ध्यान से, कितना हो जाएगा, हमको b का मान निकालना है। तो b नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और r जाएगा ऊपर तो कितना होगा, r क्यूब हो जाएगा अपान हो जाएगा कितना, 2 से 2 कट ही गया तो क्या बचेगा, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तो v इज इक्वल होगा b नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b नॉट की वैल्यू रख दीजिए, b नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप क्या करेंगे, b नॉट की वैल्यू क्या दिया जरा बताइएगा। हाँ, 0 पॉइंट कितना दिया 5 इंटू 10 टू पावर कितना -4 टेस्ला है। और यहाँ पर देखा जाए r क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है, r वैल्यू दिया गया 12 का दिया, तो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 12 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर r का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 12 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पर पावर कितना होगा 3/2 होगा, 3/2 कितना होगा 2 हो जाएगा, 3/2 क्या होगा 2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल कितना होगा 0.5 इंटू कितना 10 टू पावर -4 हो जाएगा। और 12 बार 144 होता है, 12 कितना होता है 144 होता है। 144 गुणे कितना 12 लिख देंगे, 144 गुणे कितना लिखेंगे 12 लिख देंगे आप, 144 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 144 गुणे कितना होगा 12 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 12 में 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5 बचे कितना 25 हो जाएगा, 5 बचे कितना होगा 25 हो जाएगा, फिर पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो होगा ना, यही तो होगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप, b इज इक्वल क्या हो जाएगा 0.5 10 टू पावर कितना होगा -4 हो जाएगा, -4 होगा। 144 रहने दीजिए इंटू 12 रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कट जाए। तो 144 25 कितना होगा 169 होता है, कितना होता है 169 होता है। तो यहाँ पर 169 लिखेंगे, तो 169 लिख देंगे 169। ठीक है, 169 लिख दिया जाए, पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और 169 किसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, 0.5 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 10 टू पावर -4 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं इंटू 12, यहाँ पर 144 हो जाएगा, गुणे कितना होगा बताओ 12 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा
13 का स्क्वायर करोगे, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे और इस पर पावर 3/2 हो जाएगा, और 3/2 से 2 से 2 कट जाएगा तो 13 का क्यूब बनेगा। 13 क्यूब 13 गुणे 13 गुणे 13 कर दीजिएगा, इसी को हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसी को हल करेंगे, 13 क्यूब बनेगा ना, यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल हो जाएगा कितना 0.12 पंचे क्या करेंगे 60, 12 पंचे कितना होगा बताइए 60 हो जाएगा, 12 पंचे कितना होगा 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पर, इंटू हो जाएगा 144 हो जाएगा, गुणे कितना 10⁻⁻4 हो जाएगा अपान 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 गुणे कितना होगा 13, 3 बार गुणा कर लेंगे और भाग दीजिएगा, इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा, इसी का आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर आ रहा 3.9 10⁻⁵, 3.9 हो जाएगा, 3.9 इंटू 10⁻ कितना होगा -5 आ जाएगा, और टेस्ला क्या आएगा टेस्ला आएगा, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, ये आपका मेन, देखो मेन उतना आपको तो हल करना ही है, लेकिन मेन फैक्ट आप इस चीज़ को देखना, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका था जो कि किससे संबंधित था, किससे संबंधित था जरा बताइएगा। जो संबंधित था ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम से है, जो कि अच्छी स्थिति में जो आपका था उससे लिया गया था, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, हम इसको सॉल्व कर ले फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लीजिए फिर आगे बढ़े, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग दो नंबर क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, दो ऐसा 3 नंबर क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए हम लोग। तो 3 3 6 3 9 मतलब क्या हुआ 20 सॉल्व किए थे, 20 और 9 29, हम लोग पास हो गए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं और परसेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, ये हो गया। चलिए आगे बढ़े, वीडियो को रोक करके क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, अभी मैंने बताया था इसका नियम लिखना है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम है। पहला नियम होता है किसी भी कुंडली में जो परिबद्ध या किसी भी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E, उसमें फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जब भी आप इसको लिखेंगे तो एक बार बता दे रहा हूँ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जब भी आपके पेपर में आएगा तो पहले आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिख लीजिएगा। पहले इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसको आप लिखिएगा कि जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं और उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करते हैं, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें क्या होती है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या उसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यह जो ऐसी होती है मुख्य धारा का क्या करती है विरोध करती है, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा, मतलब फिर लिखिएगा कि यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हम क्या करते हैं फ्लक्स में क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हो गया। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में पहला जो नियम लिखेंगे इसका जो नियम है सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया। तो पहला नियम अगर लिखेंगे तो पहला नियम क्या लिखेंगे, पहला नियम लिखेंगे किसी भी कुंडली में जो परिबद्ध आपका जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या किसी भी कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह जो होता है फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, लिखेंगे E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी बाई कितना होगा डेल्टा टी, इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही इसके बाद में इसका दूसरा नियम लिखना पड़ेगा। इनका दूसरा नियम जो कि इसका नियम लेंज का नियम, पहला नियम न्यूमैन का नियम होता है, पहला नियम किसका है न्यूमैन का नियम, याद रखिएगा पहला नियम न्यूमैन का नियम है। और जिनका दूसरा नियम है वो लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जहां से स्वयं क्या होती है उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनके दोनों नियम को आप लिख सकते हैं। 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 3 नंबर और हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे चले 4 नंबर की बात करते हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। जो कि अपवर्तन का यह व्याख्या थोड़ा बड़ा है, अब आपको इसको जा करके आपको प्रदीप क्लासेस चैनल देखना पड़ेगा। अपवर्तन का हाइगेंस के सिद्धांत का दोनों हमने समीकरण को एक ही क्लास में सॉल्व किया है। थोड़ा 1 घंटे से ऊपर वीडियो है, तो आप उसको जाकर देखें तो पूरी तरह से सॉल्व होगा। और 100% श्योर है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका अपवर्तन पूछा जाए, चाहे आपका क्या पूछा जाए परावर्तन का नियम पूछा जाए। तो ये 5वें नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी क्या है आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से क्या करें पढ़ें, हमारे सभी पेपर में लगभग इनका जो नियम है ये शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये आपका 3 3 6 और यह क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो 20 15 35 नंबर, हम लोग 35 पास हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक उभय उत्तल, क्या कह रहा है, कह रहा है एक उभय उत्तल लेंस 1.5 अपूर्णांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना जब इसे हवा में रखा जाए और जब इसे कहाँ रखा जाए 1.25 का कांच अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये क्वेश्चन लेंस मेकर के सूत्र से लगाना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो निकालना क्या पूछा, निकाला गया है कि इनकी
लेंस की क्षमताओं का अनुपात निकाला, तो पहले हमको फोकस दूरी का अनुपात निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी का अनुपात निकालना पड़ेगा, और फिर क्या करेंगे, वहां से हमारा इसके लेंस की क्षमताओं का अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो क्या करें, सॉल्व कर दे इसको। चलो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, तब तक ये भी देख लेते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम खा वाला देख लेते हैं। कह रहा समस्थानिक समभारिक का अर्थ है, दो उदाहरण देकर समझाइए। सम न्यूट्रॉनिक को बताइए। समस्थानिक क्या होता है, ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते तथा परमाणु भार में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, परमाणु क्रमांक में क्या भिन्नता पाई जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, और इसका दो उदाहरण देना, तो 2 उदाहरण आप आराम से लिख सकते हैं। 2 उदाहरण क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके। समस्थानिक अगर उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं इसमें 1H1 हो जाएगा, 1H2 हो जाएगा और 1H3 हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप इसमें, जिसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार में भिन्नता पाए। दूसरा उदाहरण अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं C612 लिख सकते हैं, C613 लिख सकते हैं, और C6 क्या लिख सकते हैं बताइए, 14 लिख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार में क्या भिन्नता है। तो इस प्रकार से देखें, 2 उदाहरण किसका, समस्थानिक का हो गया। समभारिक का अगर लिखना होगा तो समभारिक का भी आप लिख सकते हैं। समभारिक का लिख दीजिए आप, जैसे 1H3 लिख सकते हैं, 1H3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2He क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये भी आपका हो गया। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6C14 लिख सकते हैं और 7N14 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो 2 उदाहरण आप इसके भी हो गए। देखिए, समभारिक मतलब होता है परमाणु भार, इसका जो है परमाणु भार जो है या जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, समान है, परमाणु क्रमांक में क्या है, भिन्नता पाई गई, इसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक भी लिख सकते हैं, ऐसे तत्व जिसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब ये देखिए यहाँ पर 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन का उदाहरण लेना, सम न्यूट्रॉनिक, तो 1H3 लिख सकते हैं और 2He4 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को जब घटा देंगे आप तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2। तब भी देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समस्थानिक और समभारिक का दोनों का जो है उदाहरण दे करके और सम न्यूट्रॉनिक की भी परिभाषा क्या है लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे चलने के क्रम में बात करते हैं। गा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वो क्या है, मैक्सवेल कहते हैं कि जब भी कोई प्रकाश कण जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगें सदैव ऐसी होती हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे 2 तरंगे होती हैं, तो ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया है, विद्युत और चुंबक दोनों तरंगों के साथ इन्होंने क्या किया है, व्याख्या किया है। और व्याख्या किस प्रकार से किया है, इनको एक बात बता दे रहा हूँ इसमें कि आपको एक बात ध्यान देना है। इसमें एक बात ये ध्यान देना है कि आपको इसमें ये चीज़, इनका जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत फिगर तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना फिगर ऐसे बनाया होगा। देखो किताबों में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनका सिद्धांत इस प्रकार से देखेंगे। तो इनमें देखा जाए तो इसे ई माना गया, इसे क्या माना गया, बी माना गया। इनका मानना था कि जब भी क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, इसकी व्याख्या किया था। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, व्याख्या किया था। इसे ई माना, फिर नीचे ई हो जाएगा, फिर यहाँ ई हो जाएगा, फिर यहाँ ई हो जाएगा, उसके बाद में ये आपका बी हो जाएगा, फिर यहाँ बी हो जाएगा। इन चुंबकीय और विद्युत दोनों की जो ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये जो है एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। और इसकी मैं पूरी तरह से व्याख्या प्रदीप क्लासेस चैनल पे मैंने किया है, आप जाकर के उसको देखेंगे। एक बार बता दे रहा हूँ, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय जो तरंग सिद्धांत है ये अभी तक आपका 30% में कटा हुआ था, लेकिन इस बार फिर जोड़ा गया है। तो इस बार याद रखिएगा कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी तरह से संभावना आपके पेपर में पूछा जाएगा, 100% श्योर है। आप संभावना की बात छोड़ दीजिए, श्योर है कि आपके पेपर में आएगा चीज़ें। तो इसको आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़ें और जाकर के जो भी आपको इस पर डीप अध्ययन करना तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। आगे देखें, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित जो है उल्लेख कीजिए। बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की 9वीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको भी आप जाकर के वहाँ देखेंगे।
बोर का परमाणु जो संरचना का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आप देखेंगे वहाँ 2 से 3 वीडियो पड़े होंगे। उसमें आपका रदरफोर्ड का मॉडल होगा, उसके यहाँ बोर का मॉडल होगा। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से क्या अध्ययन कर सकते हैं। और आपके पास अब समय है नहीं तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन उठाएं और उसको क्या है स्वयं अध्ययन करें, ठीक है। अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ से तो निश्चित है इसी प्रकार के क्वेश्चन, इससे कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पूरी तरह से एनालिसिस किया हुआ है और एनालिसिस करके दिया गया है कि पूरी जो आपके क्वेश्चन संभावना है एग्जाम में आएंगे तो उसी सबको दिया गया, फालतू क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं गया। जितने भी पेपर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो या मैथ हो, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप यहीं से आप जुड़ करके पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और द्विबहुली तरंगी क्या है ये भी मैंने कई बार बताया है, इसको आप जा करके देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हुआ यहाँ पर 3, 3, 6 और 3, 15 नंबर ही हो गया, 30 नंबर हो गया, यानी क्या 30 में 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर 30 प्रैक्टिकल मिल गया तो हमारा क्या 80 नंबर है ऑलरेडी यहाँ पे पूरा मिल गया। तो कमांड आपको रखना, देखो जब तक रणनीति नहीं बनाएंगे आप तब तक पढ़ाई नहीं होगी। जब भी आपका पेपर आता है तो आप लोग क्या सुस्त पड़ जाते हैं, मैच खेलना हुआ और भी तमाम चीज़ें। देखो खेल तो खेलना ही है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ें जीवन में पाना है, कोई भी चीज़ें अगर आपको लाइफ में पाना है तो उसके लिए आपको आत्मसमर्पित होना पड़ेगा। बिना आत्मसमर्पित हुए कह दीजिए वो चीज़ आपको मिल जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपको हमेशा और हमेशा 100% जो है उसी लक्ष्य पर लगना पड़ेगा जो आपको प्राप्त करना। आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी चीज़ जो होती है वो सफलता नहीं मिलती वहाँ पर। इसलिए आधे अधूरे मन से कोई भी कार्य ना करें, जो भी करें जिस भी क्षेत्र में आपको अच्छा मन लग रहा है, अच्छा आपका दिमाग लग रहा है, उसी क्षेत्र को पकड़ने का प्रयास करें, बकिया छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि हम आधे काम में उसमें लगा लेंगे, कुछ टाइम उसमें दे देंगे, कुछ टाइम उसमें दे देंगे, तो पता क्या चला जो भी आपने टाइम दिया बस उतना ही केवल प्राप्त हुआ, उससे अधिक आपको मिलने वाला वो चीज़ नहीं है। इसीलिए आप जो है तन मन धन से एक ही लक्ष्य को चूज करें और उसी पर लग जाएं, ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ें, चलते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो द्विबहुली तरंगदैर्घ्य हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चैनल है प्रदीप क्लासेस। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत है स्पेलिंग, इसको आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर स्पेलिंग क्या है, CLASSES हो जाएगा, SS रहेगा यहाँ पर। और एक यहाँ पर है एड्रेस, देखिए ADDRESS रहेगा, RESS। थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, वैसे भी आप लोग पता कर लेंगे इतना। और हमारा ये प्रदीप क्लासेस चैनल जहाँ से आपको एकेडमिक क्लास मिल रही है और स्टडी 100 जो आपका दिया गया है, ये आपको यहाँ से आपका पेपर सॉल्व हो रहा है, टेस्ट सीरीज का महाकुंभ चल रहा है। तो इस पर आप जुड़े और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आगे बढ़े तो आपका अगला ये जो हमारा क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये उभय उत्तल जो आपका 1.5 अवर्तनांक के कांच से बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है ये ग्लास का, कांच का अवर्तनांक है और इसके दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी क्या दी गई है, 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको आप देखिए ध्यान से क्या करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांच का अवर्तनांक है Ng, ठीक है, हवा के सापेक्ष जो कांच का अवर्तनांक दिया गया है 1.5 दिया गया है, ठीक है। और दोनों पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्याएं R जो दी गई है, R1 R2 जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर। उभय उत्तल लेंस का मतलब ये हुआ, ये उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। उभय उत्तल दोनों तरफ क्या है, इस समान है। तो एक जो होगा उधर जो होगा क्या होगा, R1 हो जाएगा पृष्ठ, ये P1 पृष्ठ है, ये क्या P2 पृष्ठ है। तो P1 के कारण जिधर होगा ये R1 होगा और P2 का कारण यहाँ R2 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो R1 आपका पॉजिटिव होगा, R2 कैसा होगा बताओ, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। कह रहा है फिर इस लेंस को जो है कहाँ डुबोया जा रहा है, एक है क्या है यानी द्रव, हवा के सापेक्ष द्रव का जो अवर्तनांक 1.25 है, 1.25 वाले अवर्तनांक में डुबो दिया जा रहा है। डुबोने के पश्चात पूछ रहा है कि इसकी फोकस से इसकी क्षमता क्या होगी। पहले आपको फोकस निकालना पड़ेगा ना। फोकस क्षमता के लिए फार्मूला क्या होता है आपको मालूम हो जाए, पावर इज इक्वल होता है 1/f, कितने होता है, मीटर में होता है। कितने होता है बताओ, 1/f किस में होता है, मीटर में होता है। इसी को आपको निकालना है, P इज इक्वल होता है 1/f मीटर में। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग लगाते हैं इसको। तो दोनों में अनुपात ज्ञात करना, हवा के में और जब कांच में जो इसको द्रव में डुबो रहे हैं तब उसको निकालना है। तो क्या करना है, पहले निकालना है वायु में लेंस की क्षमता, लेंस की क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता अगर निकालना चाहते हैं तो बताइए क्या होगा, P बराबर होगा P एयर निकालेंगे तो क्या 1/f एयर हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा, उसी फार्मूले पे जाएंगे हम, लेंस मेकर के सूत्र से n-1 होता है, यानी क्या होगा Ang माइनस कितना 1 हो जाएगा, अपान होता है 1/r1 माइनस कितना होगा 1 बाई कितना होगा R2 होता है। इसी क्वेश्चन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे बताओ,
फर्स्ट मान लेंगे। फिर क्या होगा द्रव में, जब लेंस को आप कहाँ डुबो रहे हैं, द्रव में क्या होगा, लेंस की क्षमता निकालनी है, लेंस की क्षमता निकालनी है। तो बताओ क्या हो जाएगा, PA लिक्विड हो जाएगा, क्या होगा, लिक्विड का द्रव लिख देंगे, आप यहाँ द्रव लिख दीजिएगा। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर 1/F हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, इज इक्वल लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या होगा, LNG हो जाएगा, LNG माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा, 1/R1 माइनस कितना होगा 1/R2 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए LNG का जो मान होता है, यानी ग्लास के द्रव के सापेक्ष क्या होता है, द्रव के सापेक्ष जो होता है कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी P। अगर द्रव का मान निकालना चाहते हैं आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान जो होता है फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, ANG अपान कितना होता है, ANL हो जाएगा, माइनस कितना 1 हो जाएगा, और 1 बाई कितना होगा R1 माइनस कितना होगा 1 बाई कितना होगा R2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या रखेंगे, 2 लिख देंगे। आपको क्या करना है, आपको अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, P एयर बटा कितना होगा, P द्रव, यही तो होगा, इज इक्वल। आप देख सकते हैं कि ये दोनों समान है, दोनों समान है, कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यही दोनों तो बचेगा, ये दोनों बचेगा। तो क्या बताओ, ANG माइनस 1 हो जाएगा, अपान हो जाएगा ANG माइनस कितना होगा, ANL माइनस 1, यही तो होगा। बोलो, इसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, P एयर हवा और P क्या होगा, द्रव लिक्विड। तो यहाँ देखा जाए तो ANG का मान कितना दिया है, जो ANG का मान है 1.5 है, कितना है 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, अपान हो जाएगा। आप देख सकते हैं ANG का मान 1.5 और L का मान दिया है 1.25, तो दिया है 1.5 अपान कितना होगा 1.25, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी को हल कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इसका इक्वल क्या होगा 0.5 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ एक शून्य बढ़ा दीजिए, शून्य बढ़ जाएगा ना, तो दशमलव कट जाएगा, तो 150 बटा 125, 150 बटा 125 बटेगा, काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, बराबर हो जाएगा 0.5 बाई कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, P एयर बटा P द्रव बराबर कितना हो जाएगा 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव 1 है, 5 दुना कितना 10, 1 बटा कितना का 2 आ जाएगा, यानी क्या होगा, P एयर अनुपाते P द्रव अगर निकालेंगे, दोनों का प्रेशर निकालेंगे तो 1 अनुपाते कितना होगा 2 हो जाएगा, यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा चीज़, दोनों की जो होगी अनुपात जो मान होगा यही आएगा, दोनों का मान यही आएगा, आप नोट कर लें। कंप्लीट हो गया। ओ यहाँ मिस्टेक थोड़ा बहुत याद रखिएगा, यहाँ मिस्टेक है, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मिस्टेक है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो सही है, अगर 50 लिख दिया जाए तो 125 शायद दूना नहीं होगा ना, यहाँ पर दूना नहीं आएगा, देखो ध्यान से, 2 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहीं हुआ है। पॉइंट से पॉइंट 150 माइनस हो जाएगा 125 बटा कितना होगा 125 हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो क्योंकि 250 रहेगा तब 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको आप सही कर लें, क्या करना देखो ध्यान से, 125 चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ज़रा बताइएगा, 0.5 इंटू हो जाएगा 125 बटा कितना हो जाएगा, घटाइए जरा, 125 150 में 25 आ जाएगा, ये तो आएगा। तो क्या कर सकते हैं, 25 और 25 कितना होगा, नहीं 25 का कितना होगा, 25 पंचे 125 होगा, 25 पंचे कितना 125 होगा, और 5 पंचे कितना होगा 25, यानी 2.5 आएगा, 2.5 बाई कितना 1 हो जाएगा, 2.5 बाई कितना होगा 1 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 बटा कितना आएगा 10 आ जाएगा, 25 बटा कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 दुनाई कितना 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा P एयर बटा कितना होगा P द्रव, अगर इसका मान निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा, या लिख सकते हैं आप 5:2 आ सकता है इसका मान, ठीक है, इनका रेशियो ये बनेगा, ठीक, थोड़ा मिस्टेक था उसको सही कर लीजिए, 5:2 आएगा, 5:2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, चलिए, तो ये भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है, ये भी आपका समाप्त हो गया। चलिए, हो गया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें।
क्वेश्चन बना लीजिए, इसकी चीज आएगा। इसके साथ अथवा करके पूछा गया है किसी गोलीय अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र है। अब गोलीय पृष्ठ अपवर्तन इस प्रकार से हमने सॉल्व कराया, जाकर के आप एकेडमिक क्लास में देखेंगे। तो इस प्रकार से गोलीय अपवर्तन पृष्ठ का सूत्र होगा और वहाँ आप देखेंगे तो n/v माइनस होता है 1/n इज इक्वल क्या होता है 1/u, सॉरी n/v माइनस 1/u इज इक्वल होता है n-1 कितना होता है r। ये चीज़ आपको, ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। लेंस चैप्टर जाइएगा, वहाँ मिलेगा आपको। लेंस का जो पहला वीडियो होगा उसी में आपको ये चीज़ सॉल्व करता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका अवतलाकार पृष्ठ भी होगा और उत्तलाकार दोनों पूरा पृष्ठ हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो दोनों को आप नोट कर लें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ क्वेश्चन ये है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत B इक्वल दिया V0 sin ω t से प्रेरकत्व L संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरेख खींचकर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला सूत्र। अब ये चीज़ देखो, LCR परिपथ का पूछा गया। LCR परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रत्यय धारा में चाहे LCR पूछा जाएगा चाहे LC पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा या अनुनादी परिपथ आपका आएगा। तो इस प्रकार से इसको आप तैयार रख लें। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का एग्जाम में आपके आएगा ही। यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक होने वाला नहीं है। आइंस्टीन का समीकरण एकदम निश्चित है, पेपर में आना है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। वहाँ जाकर देखेंगे, आपको मैंने दिया है वहाँ पर, ठीक है। 8वें में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा और मात्र 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक का सूत्र सॉल्व करना है। तो बहुत ज़्यादा ये तो नहीं आना है, लेकिन ये तो आपका पक्का है। पीएन सन्नी डायोड, तो ये आप पूर्ण तरंग है, अर्ध तरंग है, एक है। और उसके बाद में है, इसमें आपको एक और मिलेगा, इसमें आपको एक और मिलेगा अग्रदिशिक और पश्चदिशिक, ये भी मिलेगा। तो दोनों को, चारों को आप देख लीजिए। इसी का हमने वीडियो दिया है, लास्ट वीडियो यही है, लास्ट चैप्टर भी यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है। और ये आपका अंतिम है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग द्वारा समांतर सेट। यंग का प्रयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन में बताया था, या तो आपका सिर्फ झर्री वाला क्वेश्चन है, झर्री मतलब जो आपका दिया गया था विवर्तन में, या तो वहाँ पर, और एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये आपका चित्रात्मक रूप से क्वेश्चन आना होगा, आएगा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना आप लोग क्या करें, तैयार रखें, इतना आपको तैयार रखना है। तो ये आपका हुआ आज का पेपर। आज का पेपर 6 तारीख को जो पेपर हुआ था उसी का ये एक छोटा सा रूप दिया हूँ मैंने, और इसको आप क्या करें, सॉल्व कर लें, ठीक। तो आपका ये आज का पेपर कैसा लगा, तो इसको आप जो है बिल्कुल 1 बार 2 बार इसको जूम करके देख लें, समझ लें, सोच लें, और क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें। मैंने सब कुछ बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, और स्टडी 100 से जुड़े रहें। और ठंडी है, बचाव रखें, पढ़ाई करें, ध्यान दें। और अब नए बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है, और आप जितने भी 7 बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ऑफलाइन अगर नज़दीक है हमारे कोचिंग से तो आप लोग जुड़ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जो बैच है बोर्ड स्पेशल बैच 2.0 आपका 15 फरवरी से या 20 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो ऑनलाइन माध्यम से उससे आप जुड़ करके पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो समझ में अगर आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।